नमस्कार। डिस्कस टाइम्स में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, आपने व्यस्त समय के बावजूद भी हमारे कार्यक्रम के लिए अपना अनमोल समय देने का कष्ट किया है। तो सबसे पहले आज हम उत्तराखंड के चुनावी चर्चा से पहले मैं उत्तराखंड के बारे में जानना चाहता हूँ। हमारे दर्शक आपसे यह जानना चाहते हैं कि पृथक उत्तराखंड की स्थापना के समय वहां के लोगों ने क्या सपने देखे थे। धन्यवाद निखिल जी। उत्तराखंड का जो पृथक आंदोलन था, ये आज़ादी के आंदोलन के दौर से ही शुरू हो चुका था इसकी मांग, और आज़ादी के दशक के बाद से लेकर 70-80 के दशक में ये आंदोलन जोर पकड़ने लगा। और यद्यपि 1952 में कम्युनिस्ट पार्टी के जो महासचिव थे पीसी जोशी के द्वारा ये मांग उठाई गई थी, और बाद में 90 के दशक में 1994 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव जी के द्वारा ओबीसी 27% 27% आरक्षण शुरू कर दिया था। तो उस आरक्षण के विरुद्ध ये आंदोलन उपजा, और बाद में ये आंदोलन एक मास मूवमेंट बना और जन आंदोलन के रूप में ये उभर करके आया। और जब ये आंदोलन चल रहा था तो उस समय ये माना जा रहा था कि क्या उत्तराखंड राज्य एक स्मॉल स्टेट क्या सस्टेन कर पाएगा, क्या अपने इसके पास क्या संसाधन होंगे। लेकिन उस दौर में जब 1993-94 में ये आंदोलन शुरू हुआ, तो उस दौर में हमारे उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश को जो राजस्व जाता था एक वर्ष में 1993-94 की अगर मैं बात करूं, तो उस समय 1252 करोड़ रुपया उत्तराखंड से जल विद्युत परियोजनाओं का टैक्स के रूप में जाता था, और 209.84 करोड़ रुपया हमारा राजस्व से जाता था। 5.72 करोड़ रुपया हमारा पर्यटन से जाता था, और फॉरेस्ट जो हमारा वन संपदा थी उससे लगभग 80 करोड़ रुपया जाता था। टोटल एक वर्ष में 1977.55 करोड़ रुपया उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश को जाता था। और उसकी एवज में एक वर्ष के लिए उत्तर प्रदेश के द्वारा उत्तराखंड को 455 करोड़ रुपया दिया जाता था। तो ये माना जाता था कि 455 करोड़ रुपया उत्तराखंड के वार्षिक बजट दिया जाता है, और उसके एवज में लगभग 2000 करोड़ रुपया यहाँ से उत्तर प्रदेश को जाता है। तो उस समय ये सपने हमने देखे थे कि हमारा जो स्टेट था, स्टेट बनेगा वो एक आदर्श राज्य बनेगा, एक प्रतिमान हम स्थापित करेंगे। उस समय जो सपने, जो अपेक्षाएं थी राज्य से, वो थी कि हम एक पर्यटन प्रदेश बनाएंगे, क्योंकि हमारे प्रदेश में टूरिज्म की अनेक संभावनाएं थी। और ये हमारे यहाँ तीर्थाटन है, पर्यटन है, हमारे यहाँ चार धाम है, हमारे यहाँ तमाम जो कई प्रसिद्ध मंदिर हैं, गंगा है हमारे यहाँ, कई सदा नीरा बहने वाली नदियां हैं। और दूसरा हमारे यहाँ हर्बल, जो कि जिसको जैविक पादप कहते हैं, जड़ी बूटी, हमने कहा था कि हम हर्बल स्टेट बनाएंगे। और एशिया का सबसे बड़ा वाटर टावर उत्तराखंड माना जाता है, हमारे यहाँ तमाम ग्लेशियर हैं। तो हमने कहा था कि हम ऊर्जा प्रदेश बनाएंगे। तो ये ऊर्जा प्रदेश की बात की गई थी। और ये भी संभावना थी कि हम राज्य की जो कि भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी हैं, हम उत्तर प्रदेश के साथ रह कर के पहाड़ी क्षेत्रों का नियोजन नहीं हो पाएगा, तो हम लखनऊ के बजाय अगर हम पहाड़ में बैठ करके इसके लिए प्लानिंग करेंगे, और हम एक गुड गवर्नेंस देंगे, और उसके अलावा हम स्वास्थ्य की सुविधाओं में वृद्धि करेंगे, रोजगार के अवसर पैदा होंगे, गुणात्मक शिक्षा देंगे, ये तमाम बेहतर जीवन देने की बात की थी, नागरिक सुरक्षा की बात, ये तमाम मुद्दे थे, ये सपने हमने देखे थे। और उसके बाद हम ये मांग हमारी 2000 में पूरी हुई। 9 नवंबर 2000 में ये डिमांड पूरी हुई, और 27वें राज्य के रूप में
हमारा ये उत्तराखंड मिला। और जब उत्तराखंड मिला तो पहले हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय नित्यानंद स्वामी जी हमारे राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बने। और जब हम हमारा पूरा जो प्रदेश का जो उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव जो बाउंड्रीज हैं, ये उत्तराखंड निखिल जी अगर आप देखेंगे तो ये दो मंडलों में विभक्त है, एक गढ़वाल मंडल और एक कुमाऊं मंडल, दो कमिश्नरी। और राजनीतिक दृष्टि से हम देखते हैं तो गढ़वाल मंडल ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे यहाँ जो विधानसभा की जो 70 सीट्स हैं उनमें से 41 जो सीटें हैं वो गढ़वाल से आती हैं, जबकि 29 जो सीट्स हैं वो कुमाऊं से आती हैं। और सामान्यतः फिर जब ये दोनों के बीच बैलेंस करने के लिए हमेशा जो हमारे यहाँ दोनों पार्टियां, जो राष्ट्रीय पार्टियां सत्ता में रही, बीजेपी और कांग्रेस, तो शुरू से ही बैलेंस करने के लिए ये रखा गया कि जिस प्रदेश से मुख्यमंत्री बनता था, जिस मंडल से, तो दूसरे मंडल से उस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाते थे। ये कांग्रेस ने भी किया, बीजेपी ने भी किया। अगर हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे तो हमारे गढ़वाल से जो है किशोर उपाध्याय पार्टी प्रेसिडेंट होते थे। अभी माननीय पुष्कर सिंह धामी जी हमारे मुख्यमंत्री कुमाऊं मंडल से हैं, तो गढ़वाल मंडल से मदन कौशिक को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। इस तरह का ये दोनों पार्टियों के बीच इस तरह का रहा है। और ये भी मैं बताना चाहूंगा कि दोनों मंडलों में अगर हम देखते हैं तो बीजेपी का हमेशा, उत्तर प्रदेश में भी जब हम थे तब भी उत्तराखंड से गढ़वाल से भारतीय जनता पार्टी के जो वोट परसेंटेज था वो जो काफी था। और भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नाम हैं, बड़े नेता हैं, वो गढ़वाल से आते हैं। जैसे स्वामी नित्यानंद स्वामी थे, मेजर भुवनचंद खंडूरी, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, या उसके अलावा आप देखेंगे कि त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत और अनिल बलौनी और महारानी जो माला राज लक्ष्मी है, जो हमारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, ये गढ़वाल से आते हैं। और जो कांग्रेस के जो बड़े नाम थे, एनडी तिवारी, हरीश रावत, इंदिरा हृदयेश, प्रदीप टमटा, यशपाल आर्य, ये कुमाऊं मंडल से आते हैं। तो ये एक उत्तराखंड की जो पूरी जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है वो इस तरह की है। उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से पृथक करके एक अलग राज्य बना तो दिया गया, और दोनों के बीच बैलेंस बनाए रखने के लिए बहुत सारी चीजें कोशिश की गई, लेकिन बावजूद भी इसके उत्तराखंड और यूपी के बीच कुछ मुद्दों को लेकर के कई सालों से विवाद होता रहा, जिससे बीते दिनों दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने आपसी सहमति के साथ इस मुद्दे को हल किया है। तो इस सवाल ये उठता है कि पृथक राज्य के स्थापना के बाद से इतने लंबे समय तक विवाद क्यों हो रहा था? ये जब हम उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना तो ये कई सालों तक ये माना गया कि जो हमारी परिसंपत्तियों का बंटवारा नहीं हो पाया। और बहुत बार ये कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड पृथक तो हो गया है, लेकिन एक छोटा सा उपनिवेश बन करके रह गया है और प्रॉपर्टी का, जो हमारी परिसंपत्तियों का डिवीजन नहीं हुआ। और चूंकि अभी दोनों प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और माननीय योगी जी के बीच ये वार्ताएं हुई और कई मुद्दे सॉर्ट आउट हुए, लेकिन अभी भी परिसंपत्तियों का पूरा निराकरण नहीं हो पाया है दोनों राज्यों के बीच। उत्तराखंड एक छोटा सा राज्य है जो 2 मंडलों में बटा हुआ है। तो उत्तराखंड में 2 बड़ी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां अपना प्रभुत्व रखती हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि इन दोनों मंडलों में भाजपा और कांग्रेस किस तरह से अपना प्रभाव रखते हैं? जहाँ तक हम देखते हैं कि कांग्रेस यहाँ पे 5 साल एक पार्टी सत्ता में रहती है और 5 साल दूसरी सत्ता में रहती है। अगर हम पहला जो इलेक्शन जब हम देखते हैं कि पहला इलेक्शन निर्वाचन जो हुआ था वो
2002 में हुआ था और उस समय कांग्रेस की सरकार बनी थी, कांग्रेस सत्ता में आई थी। और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि फिर दोबारा भारतीय जनता पार्टी आई, फिर कांग्रेस आई, फिर बीजेपी आई। और अभी अगर हम इसमें देखते हैं 2017 का जो इलेक्शन देखते हैं, अगर हम पहले के इलेक्शन को भी कंपेयर न करें, केवल 2017 के इलेक्शन को अगर हम देखते हैं, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हमारे यहाँ जो वोट परसेंटेज रहा है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच लगभग 33-34% हमेशा कांग्रेस और बीजेपी का वोट रहा है। लेकिन शुरू के दौर में जब हम देखते हैं, शुरू का जब 2002 का जब इलेक्शन होता है, उस समय हमारे यहाँ पे कांग्रेस को लगभग 25% वोट पड़ता है, 25.45, और बीजेपी को पड़ता है उस बीजेपी को सॉरी 25.45, और कांग्रेस को 26.91 वोट मिलता है। उस समय बसपा का भी, हमारे यहाँ पे बसपा की भी सीट उस समय 7 सीटें आई थी, जबकि भाजपा को 19 मिली थी और कांग्रेस को 36 सीट मिली थी। और इवन कि समाजवादी पार्टी का भी यहाँ पे बड़ी भूमिका थी। समाजवादी पार्टी का खास करके मैदानी क्षेत्रों में प्रभाव था, लगभग 6.27% समाजवादी पार्टी का रहा। उसके अलावा जो हमारी उक्रांत है, यूकेडी को भी उस समय 4 सीट्स मिली थी उत्तराखंड में। और जो हमारी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी थी, उसको 1 सीट मिली थी, और जो इंडिपेंडेंट थे वो 3 थे। लेकिन धीरे धीरे जब हम देखते हैं कि ये जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी कम होती गई, बसपा का भी जो प्रभाव है कम होता गया। उसके बाद हम दूसरे इलेक्शन 2007 में देखते हैं, तो भाजपा को 34 और कांग्रेस को 21 और बसपा को 8 सीट मिली। और धीरे धीरे हमारे जो अन्य पार्टियों का जो प्रभाव है कम होता गया। और खास करके 2017 में जब हम देखते हैं, तो 17 में जो वोट परसेंटेज था बीजेपी का, वो चूंकि मोदी जी के नाम पे पूरा इलेक्शन हुआ 2017 का, ये पूरा जो इलेक्शन था ये पर्सनैलिटी पॉलिटिक्स बेस्ड इलेक्शन था। और जैसे कि 2014 में जिस तरह से लोकसभा में मेजोरिटी में बीजेपी आई, तो यहाँ पर भी जो वोट परसेंटेज था वो सीधे, जहां 33% रहता था बीजेपी का वोट, वो सीधे 46.5% बढ़ गया। और लगभग 57 सीट, 70 में से 56 पहले आई, फिर एक बाद में जीती, तो लगभग 57 सीट्स का बीजेपी के पास आई। और कांग्रेस को ये अलग बात थी कि 11 सीट मिली थी, लेकिन उनका वोट परसेंटेज लगभग 33% रहा। लेकिन हम देखते हैं कि बसपा की सीट नहीं मिली, समाजवादी पार्टी, इवन की यूकेटी की स्थिति, जो क्षेत्रीय दल था, उसका केवल 0.74% रहा। उससे ज्यादा तो नोटा की वोट पड़ी। और स्वतंत्र उम्मीदवार को भी अगर हम देख रहे हैं कि 2 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 2017 के इलेक्शन में उठे। और ये पूरे अगर हम उत्तराखंड की राजनीति में देखते हैं, तो हमारे यहाँ क्षेत्रीय दलों का जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी थी वो इमर्ज नहीं हो पाई। और हमारे यहाँ दोनों जो प्रमुख दल हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ही सत्ता में रही है। और 5 साल एक पार्टी सत्ता में आती है, 5 साल ही आती है। लेकिन इस बार का जो चुनाव है वो नेक टू नेक फाइट होने जा रहा है। अगर उत्तराखंड के 21 वर्षों को सांस्कृतिक और आर्थिक चश्मे के बजाय राजनीतिक चश्मे से देखें, तो यह 21 वर्ष राजनीति में बड़ा उठापटक रहा है। इन 21 वर्षों में उत्तराखंड को 11 मुख्यमंत्री मिले हैं, जिनमें से सिर्फ एक ने अपने पूरा शासनकाल किया है। तो मैं जानना चाहता हूं कि ऐसे हालातों के बीच उत्तराखंड में किस तरह की राजनीतिक प्रवृत्तियां उभरी है। हाँ, हमारे यहाँ अगर हम देखते हैं, तो उत्तराखंड में एक नया ट्रेंड आया है, एक नई प्रवृत्ति का जन्म मिला है। कि हमने पहले नित्यानंद स्वामी जी को मुख्यमंत्री बनाया बीजेपी ने, और उसके तुरंत बाद उनको हटा करके फिर भगत सिंह कोश्यारी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। फिर वैसे ही फिर भुवनचंद खंडूरी जी को मुख्यमंत्री बनाया, फिर उनको हटाया, डॉक्टर निशंक जी को बनाया, फिर उनको हटाया, फिर खंडूरी जी। इस तरह से हम देख रहे हैं कि 11 बार परिवर्तन हुआ। हम 20 साल में 10 मुख्यमंत्री दे दिए, और खंडूरी जी ने 2 बार रिपीट किया। तो ये इतने कम समय में 20 वर्ष में हमने 10 मुख्यमंत्री दिए। तो ये चेंज, लीडरशिप का जो चेंजिंग पैटर्न है, जो नेतृत्व परिवर्तन, बार बार नेतृत्व परिवर्तन, एक प्रवृत्ति तो ये आई। और दूसरी प्रवृत्ति हमारे यहाँ ये आई कि हमारा जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में
प्रतिपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ पे एक ट्रेंड आया मित्र विपक्ष का। जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहती है तो कांग्रेस एक मित्र विपक्ष की भूमिका अदा करती है, और जब कांग्रेस सत्ता में रहती है तब भारतीय जनता पार्टी मित्र विपक्ष के रूप में उभरती है। तो ये एक मित्र विपक्ष की एक नया ट्रेंड आया है। और तीसरा, हमारे यहाँ पे एक छोटा सा राज्य होने के बावजूद हमारे यहाँ पे दल बदल की जो समस्या है वो उसने भी एक विकराल रूप लिया। खास करके 2016 में जब हम देखते हैं कि हरीश रावत की सरकार थी और उनके जो विधायक थे 18 मार्च 2016 को वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। जो बड़े बड़े नेता थे वो सब कांग्रेस को छोड़ करके भी, और अभी के रिसेंट इस इलेक्शन में ये पता नहीं लग रहा है कि कौन बीजेपी में है कौन कांग्रेस। जिसको जहां टिकट नहीं मिलता है वो दूसरी पार्टी से टिकट लेकर के आ जाता है। और तीसरी जो प्रवृत्ति उभरी है हमारे प्रदेश में वो उठी है कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो बहुत हावी है पॉलिटिक्स पे, या कह सकते हैं कि हमारे जो नेता हैं, हमारे जो मंत्री हैं वो अंडर ब्यूरोक्रेट्स हैं। तो ये एक नई तरह की प्रवृत्ति पैदा हुई है। तो उत्तराखंड चुनाव में मुख्य मुद्दे क्या हैं और क्या राजनीतिक पार्टियां इन मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ रही हैं या इससे इतर? इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं कि हमारे जो बेसिक जो मुद्दे थे वो वही मुद्दे हैं लगभग जो हम 2002 के इलेक्शन से आ रहे हैं। रोजगार है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, यातायात है, आपका पलायन है, आपदा है, पर ये तमाम मुद्दे हैं। लेकिन पलायन एक बड़ा मुद्दा उभर करके आया, माइग्रेशन एक बड़ा मुद्दा उभर के आया कि हमारे यहाँ जो पर्वतीय जो डिस्ट्रिक्ट, हमारे 13 जनपद हैं, और 13 जनपद में से अगर हम देखते हैं कि हमारे जो 4 जनपद हैं हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर, अगर आप निखिल जी यहाँ देखेंगे तो इसमें एक ऐसा इतना ज्यादा माइग्रेशन हो गया कि उसका इम्पैक्ट केवल ये नहीं पड़ा कि पहाड़ खाली हो गए या वहाँ पे जो गांव हैं जो गांव हैं वो खाली हो गए। उसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि जो नगरों पे दबाव पड़ गया। जो हमारी जो सिटीज थी, हमारी जो कैपिटल है देहरादून, हरिद्वार, रुड़की, ऋषिकेश, हल्द्वानी, नैनीताल, यहाँ पे मानवीय दबाव बढ़ गया है, प्रेशर बढ़ गया है। और उसका कारण ये हुआ कि हमारी जो सीट्स भी कम होगी। जो हमारी पर्वतीय जो सीमांत जनपद हैं, जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हैं, उनकी विधानसभा की सीट कम होगी और मैदान की 4 डिस्ट्रिक्ट की सीट्स बढ़ गई। अगर हम देखते हैं 2002-2007 में जहां हरिद्वार में 9 सीट थी वो आज 11 सीट हो गई है 2012 के इलेक्शन में। हमारे देहरादून की जहाँ 9 सीट्स थी वहां 10 सीट हो गई हैं। उधम सिंह नगर जहाँ 7 थी वहां 9 हो गई। नैनीताल की 5 थी 6 हो गई। वहां पे पहले 30 सीट थी और 36 सीट हो गई, चार डिस्ट्रिक्ट की में बात। और जो बाकी रेस्ट 8 डिस्ट्रिक्ट, हमारे यहाँ 13 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो बाकी जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनकी 40 सीट पहले थी ऑलरेडी 2002 के इलेक्शन में हम देखते हैं। और आज परिसीमन के बाद वो उनकी स्थिति क्या होगी, 34 होगी। तो आप देखिए रेशियो जो है 4 डिस्ट्रिक्ट में 36 और 8 डिस्ट्रिक्ट में 34 सीट बच गई है। तो इससे क्या हो गया कि पूरा जो विकास का पैमाना है, हम समझते हैं कि आर्थिक विकास और मानवीय विकास एक ही सिक्के के दो। अगर हम उसको देखें, ये जो विकास है, ये विकास जो है फिर क्या हुआ, मैदानी हिस्सों में ज्यादा तेजी से होने लगा। और जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे विकास की गति उतनी रफ्तार नहीं पकड़ पाई। और ये एक बहुत बड़ा एक कारक बन गया है माइग्रेशन के। जो आने वाले समय में जब 2026 का इलेक्शन होगा तो उसमें जो पूरी पहाड़ी राज्य की जो अवधारणा है वही बदल जाएगी। और एक हम ये कह सकते हैं कि ये आने वाले समय में पहाड़ वर्सेस मैदान में कॉन्फ्लिक्ट होने की संभावना है। और ये जो तमाम आपने मुद्दे की बात की, ये मुद्दे तो हैं, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, रोजगार, ये तो चला रहा है। लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो समस्या तो है, लेकिन समस्या होने के बावजूद भी चुनाव में इसमें विमर्श नहीं होता है, ये बहस के मुद्दे नहीं बनते हैं। जैसे सुरक्षा का मुद्दा है,
आप उत्तर प्रदेश में देखिए, उत्तर प्रदेश में भी जैसे पहले योगी आदित्यनाथ जी से पहले एक विमेन सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इश्यू होता था। आज हम देख रहे हैं कि नागरिक अपनी सरकारों से एक गरिमापूर्ण और एक सुरक्षित जीवन चाहता है, और सरकारों की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने नागरिकों को सुरक्षा दे। और सुरक्षा केवल बाह्य देशों से नहीं, सुरक्षा आंतरिक हम ये कह सकते हैं कि अंदर भी सुरक्षित वातावरण देना सरकार की जिम्मेदारी है। हमारे यहाँ पे क्या है कि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है कि जो हिमालयी राज्यों में जहाँ मानव तस्करी हो रही है, ये बहुत चिंताजनक बात है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, लेकिन इस पे कोई विमर्श नहीं हो रहा है, और ये विधानसभाओं में इस पे कोई चर्चा ही नहीं होती है। उत्तराखंड पर्यावरण की दृष्टि से, इन्वायरमेंट की दृष्टि से बहुत सेंसिटिव स्टेट है। आप देखते हैं कि आए दिन यहाँ पे आपदाएं आती हैं, लेकिन और दूसरी तरफ हमारे यहाँ पर्यावरण चिपको मूवमेंट इसी धरती से शुरू हुआ है। तो पर्यावरण हमारे यहाँ विधानसभा और लोकसभा में ये कोई मुद्दा ही नहीं होता है पर्यावरण का। पर्यावरण की दृष्टि से अगर हम देखते हैं कि जिस तरह से हिमालय राज्य सबसे ज्यादा संवेदनशील है, और विकास की नीति में कभी भी पर्यावरणीय जो नैतिकता है, जिसको हम कहते हैं इन्वायरमेंटल इथिक्स, इसको शामिल नहीं किया जाता है। हमारे यहाँ बड़े बड़े डैम्स बन रहे हैं, बड़े बड़े सड़कें बन रही हैं, एक साल में 1000 किलोमीटर सड़क बनती है। हमारे यहाँ लगभग 20 से 21 साल में हमने 45,000 किलोमीटर सड़क बना दी। तो ये तमाम जो वो इस ये खनन, सड़क निर्माण, और यहाँ उसके बाद हमारे यहाँ आपदाएं आ रही हैं, लैंडस्लाइड हो रहा है, भूस्खलन आ रही है। केदारनाथ आपने 2013 में देखा कि किस तरह से आपदा आई। तो उससे क्या हो रहा है कि जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमें आपदा प्रबंधन में खर्च करना पड़ता है। जो धनराशि विकास पर खर्च होनी थी, वो विकास की कीमत पर हमको खर्च करनी पड़ती है। लेकिन ये जो तमाम चुनाव हैं, इनमें पर्यावरण मुद्दा न तो पर्यावरण का मुद्दा है, और न विकास से जो जिस तरह की हानियां हो रही हैं उस पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। और राष्ट्रीय सुरक्षा का एक सवाल जो चुनाव में को प्रभावित करने वाला कारक नहीं बन पा रहा है। हमारे अभी 5 राज्यों में जिस तरह से चुनाव हो रहे हैं, चाहे वो गोवा का मसला हो, चाहे म्यांमार का मसला हो, चाहे उत्तर प्रदेश का मसला, पंजाब का मसला हो। पंजाब में जिस तरह से हम देख रहे हैं ड्रग्स और आतंकवादी की जो घटनाएं होती हैं, ये 4 राज्य हमारे अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे हुए हैं, जिनके कारण इन सीमावर्ती क्षेत्रों के लोग हमारे पड़ोसी देशों से उनके रिश्ते बनते और बिगड़ते हैं, उससे प्रभावित होते हैं। और पहाड़ी राज्य उत्तराखंड की तो लगभग 350 किलोमीटर सीमा हमारी चीन से लगती है, और 275 किलोमीटर की सीमा हमारी नेपाल से जुड़ी है, जिस पर आए दिन राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े विवाद उत्पन्न होते हैं। और उधर वैसे आप उत्तर प्रदेश में देखते हैं, उत्तर प्रदेश में भी 579 किलोमीटर सीमा हमारी नेपाल से सटी हुई है। मणिपुर की सीमा हमारी बांग्लादेश और म्यांमार से को जोड़ती है। ऐसे में इन विधानसभा के चुनाव में सीमावर्ती इन क्षेत्रों की सुरक्षा का मुद्दा न बनना एक बड़ी जनसंख्या को चुनावी बहस से अलग करने जैसा है। चीन हमारे सामने चीन कुछ वर्षों से अपनी सीमाओं पर लगातार सशस्त्र गतिविधियां कर रहा है, जिसके परिणाम हमारे यहाँ आए दिन घुसपैठ हो रही है। और चीन लगातार अपने सीमा क्षेत्रों में गांव बसा रहा है, पुल बना रहा है, सड़क का निर्माण कर रहा है, और उसका भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसका असर इन चुनावी राज्यों में के जीवन पर भी पड़ता है। डर का आलम यह है कि सीमावर्ती क्षेत्रों के लोग सीमा से दूर सुरक्षित जगहों पर माइग्रेशन कर रहे हैं, जिसका असर हमारी सीमा सुरक्षा पर भी पड़ेगा आने वाले टाइम में। तो ये एक चिंताजनक बात है, इस पे कहीं चर्चा नहीं हो रही है। यह सच बात है कि विधानसभा के चुनाव हैं, लेकिन आंतरिक और बाह्य सुरक्षा का विषय भी इन राज्यों के नागरिकों को प्रभावित करता है। और इसलिए इन चुनाव के आंतरिक सुरक्षा और सीमा से संबंधित जो राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा भी चुनावी मुद्दा बनना चाहिए। लेकिन हमारे जो तमाम राजनीतिक दल हैं, वो इस तरह के लुभावने वायदे करते हैं, और जिससे हम कह सकते हैं कि जनता को बहलाते हैं। अभी हमारे यहाँ एक नई पार्टी का उदय उत्तराखंड में हुआ है, आप पार्टी। और आप पार्टी जो हर चीज में
फ्री की बात करते हैं कि हम बिजली फ्री दे देंगे, रोजगार हम अगर नहीं मिलता तो हम रोजगार भत्ता देंगे। इस तरह की जो फ्री इलेक्ट्रिसिटी की इस तरह की लोक लुभावने जो वायदे किए जा रहे हैं, ये बड़ी चिंताजनक है दोनों तरफ से। आपने पलायन का मुद्दा उठाया, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि अब तक उत्तराखंड में जो भी सरकारें आई हैं, उन्होंने पलायन को रोकने के लिए कौन सी सरकार ने बेहतर नीति देने का कार्य किया है? ये सच बात है कि अभी जो सरकार आई है उसने पलायन के लिए अच्छा काम किया है। 2019 में पलायन आयोग का गठन किया गया। सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक कमीशन बनाया और उसकी रिपोर्ट के मुताबिक भी हम देखते हैं कि 66% आबादी क्षेत्रों में रहती है। इसमें से 80% से अधिक आबादी पर्वतीय जिलों में है। और 2001 और 2001 की जनसंख्या में अगर हम देख रहे हैं तो उसके ज्यादातर पर्वतीय जिलों की जनसंख्या जो वृद्धि दर है वो बेहद कम रही है। और हम देखते हैं हमारे यहाँ दो जिले जो हैं, एक कुमाऊं का है एक जनपद अल्मोड़ा, और गढ़वाल का एक जनपद है पौड़ी। जिले से आबादी में 17,868 व्यक्तियों की सीधी जो कमी दर्ज की गई। और साफ है कि उत्तराखंड में पलायन आज भी एक बड़ी समस्या है, जिसको लेकर के सरकारें गंभीर हैं। ऐसा नहीं है कि सरकारें काम नहीं कर रही हैं, लेकिन ये मुकाम तक ये नहीं पहुंचा है। और आज जिस तरह से मैंने बताया आपको कि ये समस्या केवल ये नहीं है कि गांव खाली हो रहे हैं, उससे हमारे जो बुनियादी जो सुविधाएं हैं, जो जो हमारे सिटीज हैं, जो हमारे नगर हैं, उन पे मानवीय दबाव, जो जिसको हम कहते हैं कि ह्यूमन जो डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी, वो बढ़ रही है। और उसके अलावा भी इसके पीछे जो कारक हैं, वो कारक ये हैं कि हमारी जो पूरी उत्तराखंड की जो भूमि है वो एक तरह से बंजर होती जा रही है। और आपने देखा होगा कि मई जून में हमारे यहाँ फॉरेस्ट फायर बड़ी एक घटना हो जाती है, क्योंकि गांव खाली हो जाते हैं, जंगलों में आग लग जाती है और करोड़ों रुपये का नुकसान हो जाता है। बहुत हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो खत्म हो जाती है। वर्तमान में उत्तराखंड में भाजपा शासन में, और भाजपा ने 5 सालों में उत्तराखंड को 3 मुख्यमंत्री दिए। तो ऐसा क्या कारण रहा है जो भाजपा को उत्तराखंड में 3 मुख्यमंत्रियों देने पर विचार करना पड़ा? क्या इसे क्षेत्रीय असंतुलन माना जाए या फिर इसे राजनीतिक कारण माना जाए? ये तो ये हर एक पार्टी का अपना राजनीतिक, क्योंकि जब हम राजनीति कहते हैं तो निश्चित रूप से राजनीति को कभी भी हम उसको गलत ढंग से देखते हैं। आज एक आम आदमी कहता है कि राजनीति अच्छी चीज नहीं है। मैं मानता हूं कि बिना राजनीति के कुछ भी संभव नहीं है। हर उसमें राजनीति तो एक संवाद है। राजनीति तो जो हमारे बातचीत है। राजनीति तो जो हमारे जो समस्याएं हैं, जो संघर्ष है, उसका शांतिपूर्ण तरीके से समाधान करना राजनीति है। और ये निश्चित रूप से राजनीतिक दलों के भीतर भी अपेक्षाएं बहुत होती हैं, गुटबंदियां हो जाती हैं। जितना बड़ा दल उसमें भी उतना, जब परिवार के भीतर हम देखते हैं कि इस तरह के घटनाएं हो जाती हैं, तो बड़े दल में भी, छोटे दल में भी इस तरह के होती है। और मुझे लगता है कि ये जो नेतृत्व परिवर्तन, बार बार नेतृत्व परिवर्तन करना, ये प्रदेश के हित में तो नहीं है। तो बीते दिनों भाजपा के एक बड़े नेता का कांग्रेस में जाना, क्या भाजपा को एक बड़ा नुकसान होगा? जो देखिए, नुकसान मुझे तो नहीं लगता है कि कोई इसको भाजपा में, मुझे लगता है कि सही टाइम पे भाजपा ने डिसीजन ले लिया। भाजपा ने उनको बर्खास्त कर दिया, तो भाजपा को फायदा हुआ। और नेताजी को ज्यादा फायदा तब होता जब वो पहले चले जाते थे। तो मुझे लगता तब वो उनकी जो उस तरह की बार्गेनिंग कैपेसिटी थी वो ज्यादा बढ़ जाती। लेकिन फायदा जो है पार्टी को हुआ है, न भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ है, क्योंकि उन्होंने उनको बर्खास्त किया और नेताजी को उसका फायदा नहीं हुआ है। आप एक राजनीतिक विश्लेषक हैं, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि अब तक जो भी सरकारें आई हैं, उनमें से किस सरकार को आप 10 में से कितना अंक देना चाहेंगे? देखिए, ये सवाल तो नंबर देने का जो सवाल होता है,
अपने अपने हिसाब से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, हम ये नहीं कह सकते हैं कि इन 21 सालों में कोई काम नहीं हुआ है, या हम ये कहें कि एकदम ब्लैंक हो गया, क्योंकि देखिए, ये जब हम आलोचना करते हैं या हम उसकी समीक्षा करते हैं, तो हम देखते हैं कि ठीक है, 21 वर्ष में का जब लेखा जोखा जब हम देखते हैं, तो 21 वर्ष में ये ऐसा नहीं है कि विकास नहीं हुआ है। अगर हम देखते हैं कि 2013 में जब आपदा आई, तो हमको लग रहा था कि दोबारा केदारनाथ की यात्रा शुरू नहीं हो पाएगी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत कम समय में केदारनाथ का, उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, और केदारनाथ का जो जिस तरह से पुनर्निर्माण किया गया, 4 धाम हमारे यहाँ जो बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, गंगोत्री है, उनमें कई करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई है, और निर्माण कार्य बहुत तेजी गति से चल रहा है। ऑल वेदर रोड हमारे यहाँ उसका कार्य बड़ी तेजी से चल रहा है। रेलवे विकास का कार्य आपका, और ऋषिकेश से कर्णप्रयाग की जो रेलवे लाइन है, वो बहुत जल्दी उस पर बहुत तेजी से काम हो रहा है। और हम देख रहे हैं कि हम हमारे यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं में भी वृद्धि हुई है। हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज बने हैं, श्रीनगर में मेडिकल कॉलेज है गवर्नमेंट का, हल्द्वानी में मेडिकल कॉलेज है, अल्मोड़ा में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, देहरादून में मेडिकल, और इसके अलावा भी रुड़की में बनने जा रहा है। और इसके अलावा बहुत सारे यूनिवर्सिटीज बनी हैं, कॉलेजेस खोले गए हैं, बालिका इंटर कॉलेज खुले हैं, बालिकाओं के लिए स्कूल खुले हैं, और सड़कें, मैंने जैसे बताया आपको कि सड़कें बनी हैं, पुलों का निर्माण हुआ है, फ्लाईओवर्स बन गए हैं। ये तमाम क्षेत्रों में हम देख, यहाँ तक कि हमारे यहाँ जो IIM काशीपुर में बना है, एम्स हमारा ऋषिकेश में बना है, और उसके अलावा भी उद्योगों में भी जो औद्योगिक का हम जब नीति की बात करते हैं, तो उसमें भी वृद्धि हुई है। लेकिन उस हिसाब से हमको लगता है कि अपनी सरकारों से अपेक्षाएं होती हैं। फिर हम चाहते हैं कि हम हमारी जो गवर्नेंस है उसमें और सुधार आए, क्वालिटेटिव एजुकेशन दी जाए, और खास करके कोविड के बाद हमने जो हेल्थ गवर्नेंस का जो मुद्दा है, वो एक बड़ा मुद्दा रहा है, वो उसमें और इजाफा होना चाहिए। और पर्यटन के क्षेत्र में हमें नए डेस्टिनेशन बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि पर्यटन हमारे लिए एक बहुत आय का एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है। उसको हमने सस्टेनेबल स्टेबल टूरिज्म की ओर हमको बढ़ने की आवश्यकता है। जिस तरह की हमारी हमारे हमारे प्रदेश की जो इकोलॉजी है, जो सेंसिटिविटी है, उसके हिसाब से हमें पर्यटन का विकास करना चाहिए। आपने विभिन्न टीवी न्यूज चैनलों द्वारा लाए गए ओपिनियन पोल पर गौर किया होगा। उन ओपिनियन पोल में आम आदमी पार्टी की भी अच्छी खासी तस्वीर देखने को मिल रही है। तो क्या मैं ये जान सकता हूं कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की भी एक अच्छी उपस्थिति जल्द से जल्द दर्ज होने वाली है? हाँ, ये सच बात है कि आम पार्टी ने कर्नल कोठियाल को मुख्यमंत्री का दावेदार बनाया है। और कर्नल कोठियाल एक बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी हैं, और डिफेंस से जुड़े हुए हैं। लेकिन अभी जो पहाड़ में जिस तरह से झाड़ू की पहुंच अभी नहीं पहुंची है, मैदानी हिस्सों में इसका दिखता है, लेकिन उसमें ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है निखिल जी। क्योंकि चुनाव लड़ना, जब हम चुनाव की बात करते हैं, तो उसमें कई फैक्टर काम करते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन, जिस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन किसी भी राजनीतिक दल की संगठन उसका एक बुनियाद होती है। और जिस पार्टी की जितना संगठन मजबूत होगा, उतना ही वो, क्योंकि हमारे यहाँ तो ज्योग्राफी है, हमारा भूगोल हमारे लिए एक बहुत बड़ा हमारी वो एक आप कह सकते हैं कि एक चुनौती है, कि आपको कई दूर कई किलोमीटर जाना होता है। और अगर आपके वहाँ इतने कम समय में, अभी टिकट बांटने के बाद आपको उम्मीदवार को अपना खास करके उस उम्मीदवार को जिसका चुनाव चिन्ह नया है, जो ये हमारे पुरानी भी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन दोनों के जो चुनाव चिन्ह हैं, वो तो गांव गांव तक पहुंचे हुए हैं। उस पे तो कैंडिडेट कोई खड़ा हो जाए तो भाजपा को कैडर पार्टी है, उसका अपना एक संगठन है, उसका निरंतर काम कर रहा है, साल भर काम कर रहा है। अभी 2022 का चुनाव खत्म हो जाएगा, 2024 की तैयारी शुरू हो जाएगी। तो उसी तरह से इस पार्टी का अभी जो मेरे को दिखता है कि उतना सोशल मीडिया में निश्चित रूप से उनका प्रचार प्रसार के जो
उन्होंने जो अभिकरण जो डिवाइसेस अपनाए हैं, और इस समय तो पूरी पॉलिटिक्स ई पॉलिटिक्स हो गई है। और ई पॉलिटिक्स में जो बड़ी पार्टियां हैं वो ज्यादा ताकतवर हैं, उनके पास संसाधन ज्यादा हैं, और जो जो निर्दलीय हैं, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, जो छोटी पार्टियां हैं, उनके पास उतने संसाधन नहीं है। क्योंकि आज आज तो इंटरनेट का जमाना है, ई पॉलिटिक्स का जमाना है, आपको तमाम उसके माध्यम से भी पहुंचना है, डोर टू डोर कैंपेन करनी है। और इसमें सबसे बड़ी बात आती है पर्सनैलिटी की, कि जो हमारे जो जो उम्मीदवार खड़े उठे हुए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ उत्तराखंड में लिटरेसी रेशियो बहुत हाई है और साक्षरता का दर बहुत हाई है। तो वहाँ यहाँ पे केवल, जैसे उत्तर प्रदेश में आपने अगड़ा पिछड़ा दलित महादलित की जो पॉलिटिक्स होती है, और उस तरह उत्तराखंड में थोड़ा सा ये चीजें कम हैं। कास्ट फैक्टर भी यहाँ पे भी है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे ये देखा जाता है कि उम्मीदवार की छवि कैसी है, उस पे मतदान होता है। क्योंकि जो वोटिंग बिहेवियर है वो बहुत उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश को देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में विभिन्न छोटे दल अपने अपने क्षेत्रों में अपना मजबूत, एक मिनट सर, सॉरी, काला, एक मिनट, काला। अगर आप उत्तर प्रदेश को देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में छोटे छोटे दल अपने अपने क्षेत्रों में अपनी मजबूती प्रतिनिधित्व करते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को देख लीजिए तो वहां रालोद अपना स्थान बनाता है। पूर्वांचल को देख लीजिए तो निषाद पार्टी, सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी, ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहां छोटी छोटी पार्टियां अपना अच्छा खासा स्थान रखती हैं। लेकिन उत्तराखंड ठहरा एक छोटा सा राज्य। क्या उत्तराखंड में भी छोटे दल अपना मजबूत प्रतिनिधित्व रखते हैं? क्या वहां भी छोटे दलों का उभार देखने को मिल रहा है? निखिल जी, जहाँ तक क्षेत्रीय दलों का सवाल है, हम देखते हैं हिमालयन स्टेट्स में क्षेत्रीय दलों का बड़ा इम्पैक्ट है। चाहे वो हम मणिपुर में देखते हैं, हम आसाम में देखते हैं, मिजोरम में देखते हैं, त्रिपुरा, सब जगह क्षेत्रीय पार्टियों का बड़ा प्रभुत्व है। हमने डीएमके, एडीएमके, ये तमाम जो राजनीतिक दल हैं। लेकिन उत्तराखंड में जो इसका सबसे पुरानी पार्टी थी वो थी उत्तराखंड क्रांति दल। और एक ऐसा दल था उत्तराखंड क्रांति दल जिसने उत्तराखंड का जो नारा था वो गांव गांव तक पहुंचाया, घर घर तक पहुंचाया। और उसमें एक हमारे नेता हुआ करते थे इंद्रमणि बडोनी, जिनको कि उत्तराखंड का गांधी के नाम से उनको जाना जाता था। तो बड़ा नाम था, बड़ा व्यक्तित्व था। लेकिन बाद में ये सच बात है कि जब आंदोलन हुआ तो उसमें उत्तराखंड क्रांति दल की बहुत अग्रणी भूमिका रही। लेकिन धीरे धीरे जो नेतृत्व उभरा, उस नेतृत्व में जिस तरह से गुटबंदी रही और जिस तरह से वो यूथ को अपने साथ जोड़ नहीं पाए, और जो उनके, हम ये कह सकते हैं कि जो उनका अपना असंतोष रहा, या जो निहित स्वार्थों के चलते जिस तरह से उनकी एक राजनीतिक परिपक्वता उसमें नहीं रही, उसके कारण ये हुआ कि वो धीरे धीरे, वैसे अगर हम तमाम चुनाव में 2002 से लेकर के 2017 के चुनाव में देखते हैं तो हमेशा हमेशा जो मतदाता है उसने एक उसको एक स्पेस दिया है कि लगभग 23% अन्यों को मिला है वोट। तो हमेशा स्पेस तो रहा है। लेकिन यूकेडी जब आई, और निश्चित रूप से वो उसका प्रभाव रहा है, शुरू में उसने सीटें जीती भी हैं, लेकिन धीरे धीरे उसका प्रभाव कम होता गया। क्योंकि जैसे ही वो उनके जो प्रत्याशी जीत के आते थे, तो जिस समय उनकी जो सत्ताधारी जो दल होता था, कांग्रेस या बीजेपी, वो उसमें चली जाती थी। और जब वो चली जाती थी तो लोगों का जो विश्वास है वो खत्म होता गया। अगर हम देखें 2002 में इनकी 4 सीटें थी, 2007 में यूकेडी की 3 सीटें थी, और 2012 में 1 थी, और 2017 में तो 0 निल। और इनका, मैंने बताया आपको कि इससे ज्यादा तो नोटा को वोट पड़ा है। तो उसकी जो विश्वसनीयता थी वो धीरे धीरे कम होती गई। और इसलिए हमारे यहाँ जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी इमर्ज होके आई हैं, और जो हमारे क्षेत्रीय दल हैं वो उस तरह से, क्योंकि हमारे यहाँ उत्तराखंड की एक विशेष बात है कि यहाँ जो राजनीतिक मुद्दे होते हैं और राष्ट्रीय सोच
की तरफ ज्यादा है। हमारे यहाँ ये देखते हैं कि जब यूपीए की सरकार थी सेंटर में, तो हमने 5 की 5 सीट जो है यूपीए को दे दी। और एनडीए की सरकार थी 2017-14 में, तो हमने 2019 में 5 की 5 सीट जो है एनडीए को दे दी। तो ये इस तरह का दृष्टिकोण यहाँ पे देखा जाता है। इसलिए क्षेत्रीय दलों का स्पेस तो है, लेकिन इस तरह के क्षेत्रीय दल उभर करके नहीं आए कि जो आम जनमानस के का विश्वास हासिल कर सके। हमारे साथ आपकी चर्चा काफी लंबी हो चली हमारे साथ आपकी चर्चा काफी लंबी हो चली है। मुझे लगता है कि आपने मुझे जो समय दिया था, मैंने आपसे उससे ज्यादा भी समय ले लिया है। तो मेरा ये आखिरी प्रश्न है, उत्तराखंड में चुनाव के बाद हमें किस तरह की तस्वीर देखने को मिलेगी? क्या भाजपा पुनः सरकार बनाएगी या कोई दूसरा दल सत्ता में आएगा? देखिए निखिल जी, ये कहना तो बहुत मतलब कहना कि कौन सा दल, लेकिन जो भी दल आएगा वो बहुमत से आएगा। मतलब ऐसी स्थिति नहीं बनेगी कि बहुत चाहे वो कांग्रेस है, कांग्रेस को भी चूंकि एक होता है, जब भी कोई सरकार आती है तो सरकारों के से बहुत अपेक्षाएं होती हैं और उनसे नाराजगी भी होती है, जो स्वाभाविक है। और भारतीय जनता पार्टी ने तो बहुत सारे विधायकों का टिकट भी काटा है, लेकिन वो कितना जो नाराजगी सरकार से होती है, हर सरकार में होती है, कांग्रेस उस नाराजगी को कितना वोट में तब्दील करती है, ये महत्वपूर्ण होता है। और जो भी सरकार आएगी वो उसका हमें स्वागत करना चाहिए। और हमसे उससे अपेक्षाएं हैं कि वो एक सुशासन दे, एक अच्छी गवर्नेंस दे। और जो हमारे चाहे जो भी सरकार आए, जो योजनाएं पहले से चली आ रही हैं उसको कंटिन्यू होना चाहिए। और नागरिक की जो सुरक्षा का जो सवाल है, वो जो बुनियादी सवाल है, एम्प्लॉयमेंट का सवाल है, उसके स्वास्थ्य का जो सवाल है, ये जो बेसिक मुद्दे हैं, निश्चित रूप से हमारी आने वाली सरकारें इस पे काम करेगी, हमें पूरा विश्वास है। और अंत में एक बार पुनः आपका हार्दिक आभार प्रकट करता हूं, और मैं आशा करता हूं कि आगे भी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए हमें आपका समय मिलता रहेगा। हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद निखिल, थैंक यू।